हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमन सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। हम लोग सेशन में जो चर्चा कर रहे थे वो जैव प्रक्रम पे चर्चा कर रहे थे। बायोलॉजी कक्षा 10 की है जैव प्रक्रम, जिनमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 जैव प्रक्रम क्या है इनके बारे में चर्चा के लिए, पोषण क्या है, स्वपोषी परपोषी, इन सभी पर हम लोग चर्चा विस्तृत कर ली। उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे होंगे और अच्छा लिख पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप अपने सफलता को सुनिश्चित करने के एक एक पायदान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के हम उसी जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस में अगले कंटेंट की बात करते हैं। जैव प्रक्रम में ही हमें क्या पढ़ रहे हैं भैया, हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम। और इस जैव प्रक्रम में अभी तक हमने जो पढ़ा उसके आगे पढ़ना है आज हमें पोषक तत्व। क्या पढ़ना है? पोषक तत्व पढ़ना है। बात करें ये पोषक तत्व हमारे भोजन में कितने प्रकार के मुख्यतः हमें पोषक तत्व मिलते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे, इन पे हम चर्चा करते हैं और समझते हैं एक एक कंटेंट को। और आप आराम से लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। निवेदन जानते हैं ना, मोबाइल फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके रखें ताकि अच्छा, स्पष्ट और विजुअल दिखाई दे, आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए बात कर लेते हैं पोषक तत्वों की बात कर लें, न्यूट्रिशन की बात कर लें। क्या है न्यूट्रिशन? तो देखो, हमारे भोजन में मुख्यतः 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो हम भोजन खाते हैं ना, जो खाना खाते हैं हम, उसमें 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। वो कौन कौन से 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं उनकी बात करें तो देखो, ये 5 प्रकार के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं हम लोगों ने शुरू में भी लिख लिया था। चलो देखते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट। दूसरा क्या है, लिख लो भैया, वसा। प्रोटीन, विटामिन, और अंतिम जल लिख लो, या जल और खनिज लवण। ये 5 प्रकार के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ना। देखो, ये पोषक तत्व करते क्या हैं, तो हमने बताया था ना कि ये कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये भैया क्या देते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा देने का क्या करते हैं, कार्य। ये प्रोटीन, प्रोटीन का कार्य क्या है, तो ये टूटी फूटी कोशिका, यानी कि वो जो लेबर होते हैं, मिस्त्री जिसे आप कहते हो, कारीगर, काम क्या करता है, घरों को बनाता है। तो टूटी फूटी घरों को, जैसे टूटा हो दीवार, उन सब को रिपेयर करने का काम मिस्त्री ही करते हैं ना। तो हमारे शरीर में कोशिकाएं जो टूट जाती हैं, याद याद रखना कि जो हमारी शरीर है ना, जो हमारी बॉडी है, इसमें पर डे लाखों को, सॉरी, हजारों कोशिकाएं बनती हैं, हजारों कोशिकाएं मरती हैं, और कुछ कोशिकाएं तो टूट जाती हैं। जैसे आप सुबह से जब सो के उठते हो तो देखो अपने चेहरे को कांच के सामने खड़े होके, शीशे के सामने, दर्पण के सामने जब खड़े होके देखोगे तो बड़े क्यूट, स्वीट और स्मार्ट लगते हो ना, देखने में अच्छे लगते हो, गोरे दिखते हो। तो जब आप सोते हो तो जहाँ जहाँ से सेल टूटी हुई होती है वहाँ पे ये प्रोटीन पहुँच के सेलों का निर्माण करती है और वहाँ का सेल भर जाता है। इसलिए आप देखते हो ना, जब मैंने बता दिया सो के उठते हो तो बहुत स्वीट, क्यूट और स्मार्ट दिखते हो, यही कारण है। तो प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन कोशिका का निर्माण,
निर्माण में क्या होता है भाई, निर्माण में सहायक। बाकी देखो ना, ये दोनों ये होते हैं रोधी पदार्थ। रोधी पदार्थ का मतलब यानी कि हमारे, जैसे रोधी का मतलब क्या होगा, हमारे सर, जैसे हमारे अपने घरों में हम लोग वो डॉगी यानी कि कुत्ते को पालते हैं ना, वो क्या काम करता है, बाहरी लोगों से सुरक्षा प्रदान कराने का काम करता है, चोर उचक्कों से। तो वही है, भी हमारे विटामिन और ये खनिज हमारे शरीर में हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान कराते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ वगैरह, कवक, जो भी इन सब से जो हमारे शरीर में रोग होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान कराने का काम विटामिन और ये खनिज लवण मिनरल्स मिलकर हमें देते हैं। तो रोधी पदार्थ लिख लो ना, रोगों से सुरक्षा, सुरक्षा प्रदान। लेकिन आगे बात करें हम, अब इन पे एक एक पे चर्चा करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, फिर वसा पे चर्चा करेंगे, फिर प्रोटीन पे, फिर विटामिन पे। और याद रखना, यहाँ से मैं नोट करके बताऊं आपको, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनका हमारे शरीर में यानी कि जब हम इनको ग्रहण करते हैं, इनका अंतः ग्रहण करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होता है उसका होता है पाचन। और बाकी बचे ये विटामिन और खनिज लवण, इनका पाचन नहीं होता। तो फिर जब पाचन नहीं होता तो क्या होता है, तो लिख लो ना, अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। इनका क्या होता है, इन तीनों का होगा पाचन हमारे शरीर में, बाकी इनका क्या होगा, अवशोषण होता है इनका। तो यहाँ तक बात समझ में आई। क्या बताओगे, भोजन में मुख्यतः 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, और ये ऊर्जा देने का काम करते हैं, ये कोशिका निर्माण में ये रोधी पदार्थ हैं। इनका मनु शरीर में पाचन होता है, और विटामिन और जल यानी कि खनिज लवण मिनरल्स का क्या होता है, तो अवशोषण होता है। बाकी आगे हम एक एक को पढ़ना है हमें, मिटाएं और आगे बात करें। तो चलिए देखिएगा, एक एक की बात करते हैं, समझते हैं, इन पे आगे चर्चा करते हुए चलते हैं। क्या है कार्बोहाइड्रेट, चलो देखो समझ के चलते हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में ना। देखो, अगर वैसे जर्नली देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट 2 शब्दों से मिलकर बना है, कार्बोधन, हाइड्रेट। और कार्बो का मतलब क्या होता है, कार्बन, हाइड्रेट जल। कार्बन और जल से युक्त होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बन और किससे, जल से युक्त होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो यहां से इसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो बात समझ में आई आपको। आगे अगर हम बात करें, क्या भैया, चलो देखते हैं हम एक एक के बारे में लिखते पढ़ते हैं। ये विखंडन कर दिया, लिखोगे किससे, कार्बन और जल से मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये मैंने आपको लिख के बताया। तो चलो एक एक कंटेंट इनके बारे में लिखते चलते हैं हम एक तरफ से। ये कार्बन और जल से मिलकर बने होते हैं, कार्बन और जल से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, ये श्वसन के मुख्य क्रियाधार होते हैं। श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, मुख्य क्रियाधार होते हैं। आगे अगर हम बात करें, कोशिका निर्माण में
कोशिका निर्माण में, यानी कि वो भी कौन सी कोशिका, तो जीवित कोशिका, जीवित कोशिका में 1% क्या होता है, इनका योगदान होता है 1%। बाकी ये इंटेंस एनर्जी, यानी कि तत्काल ऊर्जा देने का क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। यानी कि हमें तुरंत ऊर्जा चाहिए तो क्या खा लें हम, कार्बोहाइड्रेट, चीनी खा लें, गुड़ खा लें, यानी कि मीठी चीजें खा लें, तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। हमें मानो कि चक्कर आ रहा हो, ऐसा फील हो रहा हो कि हमें चक्कर आ रहा है या फिर मूर्छा आ रही हो, तो हम क्या कर लें, तुरंत कुछ मीठी चीज खा लें तो हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है या तत्काल ऊर्जा दे देते हैं और फिर हम थोड़ी देर के लिए अच्छे हो जाते हैं। जैसे देखो, आप स्कूल से जब भी वापस घर पे आते हो तो थके हारे ऐसे लगता है कि सब कुछ तो खत्म हो गया, अब कुछ है ही नहीं है बॉडी में। तो फिर करते क्या हो, चुपचाप गुड़ हो, बिस्किट हो, चीनी हो, हालांकि चीनी मत खाया करो ना, गुड़ हो, बिस्किट हो या फिर मिठाई वगैरह रखी हो तो उठा के खाओ ना। आपको तुरंत तो ऐसे लगेगा कि चलो मानो कि जिंदगी वापस आ गई है ना, तो वही तत्काल ऊर्जा देता है। बाकी ये भोजन में, संपूर्ण भोजन में, संपूर्ण भोजन का 65% क्या, 65% इनका भाग होता है। संपूर्ण भोजन में 65% भाग होता है इनका। बाकी और क्या है ये, इनको हम क्या कहते हैं, कोशिका ईंधन। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, कोशिका ईंधन भी कहते हैं। बस समझ गए, कार्बन और जल से मिलकर बने होते हैं, यह श्वसन क्रिया का मुख्य आधार होते हैं। कोशिका निर्माण, यानी कि जीवित कोशिका में 1% इनका योगदान होता है, तत्काल ऊर्जा देते हैं। संपूर्ण भोजन का 65% भाग होता है कार्बोहाइड्रेट का, इन्हें हम और क्या कहते हैं, कोशिका ईंधन। और बात करें ये संचित भोजन के रूप में, संचित भोजन यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट अगर संचित कर लोगे आप, स्टोर कर लोगे, तो वो क्या कहलाएगा, संचित भोजन, ग्लाइकोजन। संचित भोजन को क्या कहते हैं भैया, ग्लाइकोजन कहते हैं। और अगर हम बात करें पादप ना, तो उनमें जो भोजन का संचय होता है वो किस रूप में होता है, पादप में भोजन, यानी कि संचित भोजन कैसा होगा, संचित भोजन स्टार्च या मंड के रूप में, मंड के रूप में होता है। तो यहाँ तक आपने बात नोट करके रखी, कहाँ से क्या होता है संचित भोजन या पादप में संचित भोजन। चलो समझते हैं क्या है। यहाँ तक तो मैंने बता दिया ना, ऊर्जा, ये संपूर्ण भोजन का 65, जितना हम खाना पीना खाते हैं उसका 65% भाग कार्बोहाइड्रेट का होता है। उसकी ईंधन क्या है, ईंधन का मतलब, जैसे आप इनको, ईंधन का मतलब जानते हो ना, जो हम गैस यूज करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो वो ईंधन, तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जलता है तो कोशिका ईंधन है। कोशिका का ईंधन सबसे ज्यादा ये जल के तुरंत ऊर्जा देता है, कोशिका ईंधन है। संचित भोजन ग्लाइकोजन, जैसे समझो क्या है कि कभी हम घर पे रहते हैं तो बहुत मामा या नाना या फिर कोई आता है तो मिठाई वगैरह लेके आता है ना, तो एक मिठाई मिलती है, छीन झपट लिए तो एक दो मिठाई। लेकिन अगर कहीं बारात या पार्टी में हम चले जाते हैं और स्टॉल पे लगे हो रसगुल्ले, तो एक के बजाय एक खाते हैं, दो खाते हैं, तीन खाते हैं, चार भी खा लेते हैं, कई कई जन तो 6-7 भी खा सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के ऊपर है ना। तो जो आप कभी एक खाया करते थे, आज आपने 6 खा लिया। अब आपके शरीर को एक के मतलब एक रसगुल्ले से आपके शरीर को ऊर्जा तो पूरा मिल जा रही है, बाकी जो 4 आपने एक्स्ट्रा खाया है वो जो उसकी ऊर्जा होगी वो तो संचित किया जाएगा ना, स्टोरेज किया जाएगा।
जैसे आप अपने घर में, माना कि आपको एक रोटी खाने की आवश्यकता है और मम्मा ने बना के आपको 5 रोटी दे दिया है, तो आप एक रोटी खाओगे, 4 रोटी स्टोर करके रखोगे, और फिर जब अगले टर्म पे भूख आएगी तो ही खाओगे ना। तो वही हाल है, जितना आपके हमारी बॉडी में ग्लूकोज बन जाता है वो तो तुरंत हमें ऊर्जा दे देता है, बाकी जो अवशेष ग्लूकोज होता है वो बदल जाता है ग्लाइकोजन में, अतिरिक्त भोजन, जिसे हम संचित भोजन कहते हैं, और ये यकृत के पास जाके स्टोर हो जाता है। देखो, जब कभी आप नाराज हो जाते हो या फिर डांट पड़ जाती है, आप गुस्सा हो जाते हो मम्मी पापा से, या फिर जब माता रानी का व्रत या फिर किसी का आप उपास रहते हो, तो फिर खाना पीना तो खाते नहीं हो, तो शरीर को ऊर्जा तो चाहिए ना, तो फिर कहाँ से चलती है बॉडी। तो फिर ये जो आपने दबा के खाया था ना ग्लाइकोजन, वो रसगुल्ले, उसमें से जो ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गए थे, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज हो गए थे, और वो जब आप व्रत होते हो तो यहीं से फिर स्टोरेज में से निकाल के फिर खाते हो। जैसे अभी क्या है, स्टोरेज में से निकाल के वो ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लाइकोजेनिस क्रिया होती है, फिर हमें ऊर्जा देती है। बाकी ये पादप लिखा है, अच्छा पादप ना लिख के हम अनाजों में लिख ले, ज्यादा बेहतर होगा। चलो, अनाजों में जो अनाज होते हैं उनमें उनमें संचित भोजन स्टार्च या मंड के रूप में पाया जाता है। जैसे देखो, स्टार्च या मंड है क्या चीज, चावल पकाते समय, जब चावल पकाते रहते हैं हम, तो उसमें जो पानी वो लसलसा हो जाए, पानी ऊपर उसका चावल में पानी डालते हैं ना, जब पकता है तो पानी देखो लसलसा हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है, वो पानी स्टार्च या मंड कहलाता है, उसमें स्टार्च और मंड आ जाते हैं। तो बात समझ में आई। आगे अगर उसमें और क्या लिखना है हमें, देखो जरा लिखता हूं मैं, और क्या है ये, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें कितने तत्व मिले होते हैं, तो इनमें 3 तत्व मिले होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बाकी अगर आपसे पूछे इनका सूत्र क्या है, तो लिख लेना भैया C6, चलो यहीं पे लिख देता हूं, C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ना। बाकी और क्या पूछता है, इनका फार्मूला क्या है ना, सॉरी सूत्र लिख रहे, ये इनकी संरचना, बात इनकी फार्मूला पूछे ना, कैसे बनते हैं ये C6H12, फार्मूला इनका सूत्र पूछे, तो क्या लिखोगे सूत्र, देखो लिखेंगे CnH2n प्लस, सॉरी ON, मतलब और याद रखना, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन जो होता है वो कार्बन 3 कार्बन से 7 कार्बन तक हो सकता है, यानी कि यहाँ पे 3 कार्बन भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7। तो आपसे अगर कभी भी पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन से 7 कार्बन के बीच कोई भी हो सकता है। तो फार्मूला सेट करता हूँ, जरा समझना। लिखा मैंने Cn, अगर माना पहले मैंने n बराबर क्या मान लिया, n बराबर 6 मान लिया, तो देखो C यहाँ पे n के स्थान पे 6 रख दिया, फिर H क्या कह रहा है, H कह रहा है भैया, कह रहा है कि 2n, तो H जब 2n तो 2 गुणे 6, फिर O का मतलब ऑक्सीजन, n 6 है, तो लिखो ना C6H12O6, बन गया ना इसका संरचना। तो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, फार्मूला पूछे तो क्या बताओगे, Cn2nOn ना, n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन होंगे उसमें 2 से गुणा कर दो, जितने कार्बन होंगे लिख लो, ये देखो बन गया। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का एक सामान्य परिचय, कार्बन जल से मिलकर बना हो, पूछे कौन कौन से तत्व होते हैं, तो बताओगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये श्वसन क्रिया का मुख्य आधार होता है कोशिका निर्माण में, यानी कि जीवित कोशिका में क्या करता है भाई, 1% योगदान देता है, ये तत्काल ऊर्जा देने का काम करता है। तो यहाँ से ये सभी आपने देख लिया ना, इनका सामान्य परिचय। बाकी बात करें कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं,
तो चलो देखें, मिटाते हैं इसको, समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं ना। देखो, एक एक चीज ऐसे इत्मीनान से पढ़ते हुए चलो, भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नोट्स बना के रख लोगे ना, तो आने वाले जीवन में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्या कर लें भैया, प्रेस कर लें। और एक टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, आरजी लाइफलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसे आप ज्वाइन कर लें। तो वहाँ पे प्रश्न पत्रों की श्रृंखलाएं मिलेंगी आपको। तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़े हैं, वो प्रकाश चैप्टर का पूरा, मैथ का भी, मैथ प्रश्नावली 1 पूरा, 2 का 2 पार्ट, प्रश्नावली 2 कुछ भी पड़ी, कुछ 2-3 वीडियोस पड़े हैं, तो वहाँ से देखो। बाकी अभी और सॉल्व किया जाएगा आपके समक्ष, जब प्रक्रम पढ़ ही रहे हो। तो आगे चलें, बात कर लें। आप पूछे भैया कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, देखो ना, जब भी आपसे पूछेगा इनके प्रकार, तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लिखते हैं हम, चर्चा करते हैं इन पे। पहला, जिसे हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, इसी को हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। डाइसेकेराइड को ही हम एक नाम से और जानते हैं, ओलिगोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। और तीसरे की बात कर लें, तीसरे को हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, ये डाइसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड। डाइसेकेराइड को एक नाम से और जानते हैं, ओलिगोसेकेराइड। अब इनमें भी बात करें हम, तो देखो, डाइसेकेराइड के उदाहरण, मतलब डाइसेकेराइड सॉरी मोनोसेकेराइड में कौन कौन से क्या क्या आते हैं, इनके नाम लिख लें। और फिर डाइसेकेराइड में क्या क्या आता है, इनका नाम लिख लें। और फिर पॉलीसेकेराइड में कौन कौन आते हैं, इनका नाम लिख लें हम। ठीक है, फिर बात कर लें हम क्या किनका कैसा नेचर है। तो चलो पहले नेचर की ही बात करते हैं हम ना, क्या है, कैसे है मोनोसेकेराइड में, क्या क्या कहाँ पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, इन सभी पे हम चर्चा करते हैं आपके बीच ना। तो यहाँ से हम इन सभी को नोट करते हुए चले, ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत। चलो भाई, बात कर लें मोनोसेकेराइड। देखो, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज। और इसमें ओलिगोसेकेराइड में लिख लो भैया लैक्टोज ना। और ओलिगोसेकेराइड में, यहाँ पे मोनोसेकेराइड में क्या है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, और देखो लैक्टोज, लिख लो लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। बाकी पॉलीसेकेराइड में लिख लो सेलुलोज, सेलुलोज, या फिर हेमीसेलुलोज, काइटिन। ठीक, अब देखो, बात करें हम ये ग्लूकोज,
ग्लूकोज को हम और किस नाम से जानते हैं? तो भैया इसे हम रक्त शुगर भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्लूकोज को रक्त शुगर के नाम से भी हम जानते हैं। और ये ग्लूकोज, याद रखना, इसे और क्या कहते हैं? ये सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी शर्करा। शर्करा का मतलब वही कार्बोहाइड्रेट, सबसे मीठी शर्करा। और इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट ना। पूछे और क्या पूछे? सबसे सरल सैकेराइड, सबसे सरल प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे मीठी और सबसे सरल शर्करा या फिर सैकेराइड या फिर कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है? तो क्या बताओगे? प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे सरल मीठी शर्करा या सैकेराइड कौन सी होती है? ग्लूकोज, जिसे हम क्या कहते हैं? हमने बताया ना कि इनको हम रक्त शुगर, रक्त शर्करा के नाम से जाने जाते हैं, इनको बताते हम। बात कर ले हम फ्रैक्टोज, ये कहाँ पाया जाता है? तो लिख लो, फलों में। जो फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? फ्रैक्टोज पाया जाता है। ग्लैक्टोज की बात करें तो देखो ध्यान से समझना आप, ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को जब मिला दोगे तो बन जाएगा क्या? ग्लैक्टोज। क्या बन जाएगा? ग्लैक्टोज। तो यानी कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। आपसे पूछे फ्रैक्टोज कहाँ पाया जाता है? फ्रैक्टोज शर्करा कहाँ पाई जाती है? तो फलों में फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ग्लूकोज सबसे मीठी, सबसे सरल, और जल में क्या भैया? जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। ये सबसे मीठी भी है, जल में घुलनशील भी है, और ये ना तो जल में घुलनशील है ना तो मीठी है। बात समझ रहे हैं? तो ये हमने बता दिया आपको मोनोसेकेराइड। बात करें ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड की, तो ये लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। ये ओलिगोसेकेराइड लैक्टोज किस में पाया जाता है भैया? दूध में। इसमें दूध में पाया जाता है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। लैक्टोज शर्करा कहाँ पाई जाती है? तो दूध में पाई जाती है, दुग्ध में पाया जाता है। बाकी पूछे माल्टोज, तो अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज जो जैसे आप ना वो क्या करते हो, भिगा देते हो चने, मूंग या फिर कोई और चीजें, तो वो धीरे से जब जम जाती हैं, धीरे से नहीं, वो जब जम जाती हैं, उनमें जब अंकुरित हो जाती हैं, उनमें जब आंखें निकल जाते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? माल्टोज। बाकी बात कर लें सुक्रोज की, तो सोचो जरा, ये सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? तो गन्ने में पाया जाता है। सुक्रोज पूछे आपसे गन्ने में क्या पाया जाता है, तो क्या बताओगे? सुक्रोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। सेलुलोज यानी कि जो जितने भी पादप होते हैं ना, आपने कोशिका पढ़ा था, 9th में पढ़ा होगा। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है, यानी कि जो हम हरी सब्जियां वगैरह खाते हैं, पत्तेदार सब्जियां, सेलुलोज से निर्मित होती हैं। वो सेलुलोज पॉलीसेकेराइड क्या मीठी होती है? क्या नहीं होती ना, जल में घुलनशील होती भी नहीं है, तो ये पॉलीसेकेराइड होती है। यानी कि पूछेगा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण सेलुलोज, डाइसेकेराइड या फिर ओलिगोसेकेराइड का उदाहरण लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये भी जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन पूछे कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे मीठा होता है, तो क्या बताओगे? मोनोसेकेराइड सबसे मीठा होता है, सरल भी होता है, प्राकृतिक भी होता है।
ये इनकी अपेक्षा कम होता है, ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है। देखो, चीनी खाते हो, गुड़ खाते हो, कितना मीठा होता है। लैक्टोज दूध पीते हो, क्या इनकी अपेक्षा मीठा होता है? क्या फल खाते हो जितना मीठा उतना क्या अंकुरित अनाज मीठा होता है क्या? नहीं। आप क्या करते हो, वो हम जब रोटी खाते हैं ना, चबाते चबाते उसको एकदम लुद्दी जैसे बना देते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा मिठास उत्पन्न होने लगता है, वो लैक्टोज। सुक्रोज गन्ने में पाया जाता है, गन्ना जब आप उसे उसको चूते हो उसको, तो मिलता है सुक्रोज। ये यहाँ तक बात समझ में आई? आगे बात करें इन पे, और इन पे आगे विस्तृत चर्चा करें। तो चलिए देखिएगा, अगर आपने यहाँ तक लिखा तो इनकी बात हमने कर ली। तो देखो, बाकी ये जो फ्रैक्टोज होता है ना भैया, इसमें लिख लेना, जो शुक्राणु शुक्राणु होते हैं ना, स्पर्म शुक्राणु, शुक्राणु का मुख्य पोषण, शुक्राणु का मुख्य पोषण कौन है? तो फ्रैक्टोज। कहाँ पाया जाता है? तो फलों में। यहाँ तक बात समझ में आई? कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जल में घुलनशील, सबसे सरल मीठी शर्करा, प्राकृतिक शर्करा। मोनोसेकेराइड ये इनकी अपेक्षा कम जल में घुलनशील, वो अधिक, वो बिल्कुल ये यहाँ पे लिख लो, जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होती है, और मीठी भी नहीं होती, मीठी भी नहीं होती हैं। बात समझ रहे हैं? बाकी आपसे पूछेगा एक एक छोटा सा चैप्टर, देखो यहीं पे समझो, इतने में समझ लेना ये, ताकि मिटाना ना पड़े। ध्यान से देखो जरा, मैं ये जो गोला बना रहा हूँ ना, इसी के बीच में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इतने में समझ लो आप क्या है। मान लो कि ये एक मोनोसेकेराइड है, मान लो कि ये एक मोनोसेकेराइड है। एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड से जब जुड़ेगा, तो इनमें से क्या निकलेगा? ये दोनों जब भैया जुड़ेंगे तो इनमें से जल निकल जाता है। क्या निकल जाता है? जल। और जब ये जल निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा डाइसेकेराइड। क्या बन जाएगा? डाइसेकेराइड बन जाएगा। अच्छा पूरा लिख दें, डाइसेकेराइड बन जाएगा। और ये डाइसेकेराइड बन गया। कैसे बना? दो मोनोसेकेराइड ले लो अपना, मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड को जोड़ोगे तो इसमें से क्या निकलेगा? जल निकल जाएगा। हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन के एक अणु आप बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा? डाइसेकेराइड बन जाएगा। बाकी आगे बात करें, अब यही पूछेगा मुख्य प्रश्न क्या है, जरा कंसंट्रेट होकर समझना, सुनना। ये मोनोसेकेराइड जो आपस में जुड़ रहे हैं, किनके द्वारा, कौन सा बंध है, क्यों जुड़ रहे हैं? तो बस इसी प्रश्न को मैं बता रहा हूं आपको। जब एक मोनोसेकेराइड दूसरी मोनोसेकेराइड से जुड़ेगा तो जुड़ने के लिए कोई ना कोई तो बंध होना चाहिए। ये मानो कि आप हो, ये आपका मित्र है, और ये आप जिसे चाहते हो, सपोज दैट वो है। अब इससे आपको मिलना है, तो इनसे आप ऐसे डायरेक्ट तो मिल नहीं सक रहे हो ना, इनसे परिचय कराने के लिए ये जो बीच में आपका मित्र आ रहा है, ये मित्र, तो इनसे और इनको जोड़ने वाला ये बीच में जो मित्र आ रहा है, तो कोई मित्र है ये प्लस, क्यों आ रहा है? कोई तो कारण है ना। तो इनको जो दोनों को जोड़ता है, उसको जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? इस जो दोनों को जोड़ेगा उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक। लिख लो, ग्लाइकोसिडिक। एक मोनोसेकेराइड को दूसरे मोनोसेकेराइड से जोड़ा जाता है, वो बंध क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिटिक बंध। यहां से नोट कर लो, ये बातें बता दिया मैंने। जब भी दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेगा, या फिर पूछेगा आपसे कार्बोहाइड्रेट, या फिर कार्बोहाइड्रेट किस बंध द्वारा जुड़ते हैं,
तो क्या बताओगे? ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं। एक मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड बदल जाता है। अच्छा, डाइसेकेराइड का अगर आप फार्मूला लिखेंगे ना भैया तो लिख लो, बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है C12H22 ना O11, ये इनका फार्मूला होता है। इनका फार्मूला मैंने बताया था C6H12O6, ये इनकी संरचनाएं होती हैं। अब आप कहोगे सर ये C12H22 कैसे आया? देखो यहाँ पे समझना, मिटाता हूँ इनको, ये डाइसेकेराइड मिटा दूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड क्या है? C6H12 और ये O6 है ना, फिर ये भी जोड़ो ना इनको, C6H12O6, दो मोनोसेकेराइड, पहला मोनोसेकेराइड दूसरा मोनोसेकेराइड। अब क्या करोगे आप? घटाओगे किनको? ये माइनस किसको? H2O को घटा दो तो निकल, देखो 6 कार्बन 6 कार्बन 12 कार्बन, तो लिखो C12। ये 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 24, और यहाँ -2 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो 22, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 12, 12 में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो 11। ये देखो ना, बन गया डाइसेकेराइड। लिखा यही मैंने ना, C12H22O11, तो दिखा ना, दो मोनोसेकेराइड को जोड़ दिया मैंने, फिर जल को निकाल दिया तो बन गया डाइसेकेराइड। ऐसे बनता है पॉलीसेकेराइड, हमारे सिलेबस में नहीं है, बस इसका उदाहरण पूछेगा इसलिए इन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बहुत विस्तृत हो जाता। ये डाइसेकेराइड कैसे बना तो देखो बता दिया मैंने। और अगर इनका भी सूत्र लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? लिखोगे, देख लो, N नहीं 2N, और क्या, सॉरी, चलो मिटा के फिर इनके सूत्र को बता दें कि यहीं कहीं पे बता दें, वहां पे जगह है वहीं बताएं। तो चलो बता देते हैं, फिर इनके भी क्या होते हैं फार्मूले, इन पे भी चर्चा कर लेते हैं, बता देते हैं भैया, ताकि दिक्कत ना हो ना, नहीं तो कहोगे सर बताया नहीं आपने। चलो देखो लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लें, लिखेंगे CN, और क्या किए हो आप? H2N है, लेकिन इसमें क्या घटा रहे हो? 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 घटा दो, फिर O N-1 N। अब ये क्या है? ये यहाँ पे लिखा था ना हमने, ये 3 से 7 के बीच हो सकते हैं, तो 3 के 7 के बीच हो सकते हैं। अब ये 3 से 7 के बीच से ये ज़्यादा होंगे तो यहाँ से नोट कर लो। N का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन? 12 रख रहे हो आप, तो 12 रखोगे तो 12 दूनी 24, 24 में 2 निकाल दो। देखो N के स्थान पे 12 रखो, तो जब N के स्थान पे 12 रखोगे तो कितना हो जाएगा? N के स्थान पे 12 रखोगे तो ये तो होगा ना, C के N के स्थान पे 12, और ये देखो 12 दूनी 24, 24 में 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? 22। ये 12 था, 12 में 1 निकाल दोगे कितना बच जाएगा? 11। तो हो गया ना। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व का पहला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट काम क्या करता है, कैसे काम करता है, क्या काम है इनका, उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, क्या खाने पे क्या बनता है, इन सभी के बारे में हमने आपके सामने पूरा विस्तृत चर्चा किया। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। नोट करके रखें, लिख पढ़ के रखें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ से जब हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा पढ़ाने वाला, तो फिर आपसे प्रश्न कैसे पूछूंगा मैं? तो टेलीग्राम पे ही पूछूंगा ना, तो टेलीग्राम से आपको उत्तर देना होगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। प्लेलिस्ट में और सभी विषयों के वीडियोस पड़े हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। सभी विषयों के एक एक पार्ट का एक एक क्रमवार सिलसिला से हम लोग आपके बीच विश्लेषण कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा हो। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो सेशन को शेयर भी कर दें और लोगों से भी चर्चा कर लें कि हाँ भाई
हमारा ये जो संकल्प है, प्रयास हमारा, मेहनत आपकी पूरा हो और सभी बच्चे सभी शिक्षा से लाभान्वित हों। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।